प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 2 की कहानी दादी माँ के बारे में समझेंगे। इस कहानी के लेखक है श्री शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नीला चांद, धतूरे का फूल, कर्मनाशा की हार, कोहरे के युद्ध, दिल्ली दूर है आदि है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई थी। दादी माँ कहानी में लेखक अपनी दादी को याद करते हुए कहते हैं कि वह हंसमुख, सरल स्वभाव, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, बड़ों का दायित्व निभाने वाली और भविष्य की चिंता करने वाली महिला थी। भैया बहनों, आपके घरों में भी अपनी दादी माँ होगी। आप भी उन्हें बहुत ही प्रेम प्यार करते होंगे और वह भी आपको अपना बड़प्पन दिखाते हुए आपको दुलार करती होगी, आपको याद करती होगी। तो आइए दादी माँ के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। पाठ 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, यह सच तो है। जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद लेखक का मन सदा एक जैसा नहीं रह पाता, वह बेचैन सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र, जो लेखक है उनके जो मित्र हैं, शुभचिंतक जिनको कह रहा है लेखक, वो भले ही मुंह पर अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में वह उनका मजाक उड़ाया करते हैं। स्थिति अनुकूल न होने की स्थिति में वह उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। लेखक सोच रहा है, कहता है कि मैं सोचूंगा कि उन बातों को छोड़ दो, जाने दो। सोचने से क्या होता है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने, लेकिन अपने आप आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया ना छूटती है, लेकिन अपने आप ही उनकी आंखों के सामने शरद, वर्षा के बाद की जो ऋतु होती है, उसमें शीत किरणों के समान स्वच्छता, शीतलता किसी धुंधली छाया जैसी ना छूटती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि क्वार आश्विन माह के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, पानी ही पानी दिख रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। दूर के सिवान का अर्थ है नाला। दूर के नाले से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली सी जो घासें होती है, गेहूर और वन प्याज की जड़ें, ये वनस्पति से संबंधित है, जिनमें अधगली सी घासों का वर्णन कर रहे हैं लेखक। मोथा और साई, और दूसरा गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज। उनमें तरह तरह के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब सूरज की
खोलते सूरज की जब गर्मी पड़ती है तो वो खोलते यानी उबलते हुए पानी में वह वनस्पति सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। रास्तों में जो कीचड़ था वह सूर्य की गर्मी से सूखता चला गया और फिर गांव के जो लड़के हैं वो उन किनारों पर जलाशयों के किनारों पर झाग भरे जलाशयों के किनारे पर धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। प्रकृति में हम देखते हैं कि अलग अलग मौसम होते हैं और उनकी अलग अलग महत्वता रहती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि आषाढ़ माह में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। उन्हें किसी भी प्रकार की ये चिंता नहीं कि उनको आम और जामुन इस माह में मिले। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगहन में उन्हें चिवड़ा और गुड़ न मिले इसका भी उनको कोई दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, लाई चावल की खील को लाई कहते हैं। चैत के महीनों में चावल की खीले के साथ गुड़ की पट्टी उन्हें न मिले तो उसका भी उनको कोई अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि क्वार आश्विन माह में के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर उनको कूदने का मौका न मिले तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा है कि मैं भीतर चाह रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। वह वहाँ पर पानी में 2-1 दिन ही कूद सका और फिर जब नहा धोकर वह बाहर निकला तो वह बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेखक को थोड़ा ज्वर और साधारण सिर में दर्द होने पर उसके बदले खाने के लिए उन्हें दिन भर नींबू और साबु मिलता है तो वह बड़ा खुश रहता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार उन्हें जो ज्वर चढ़ा तो वह अत्यधिक ज़्यादा चढ़ता चला गया, जिससे उन्हें रजाई पर रजाई उड़ाई गई। और जब वो ज्वर उतरा तो लगभग 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। जब दिन में चादर लपेटे लेखक सोए तो उनकी दादी माँ उनके समीप आई, शायद वह उस समय नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से दादी माँ भी नहाकर आई। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। यहाँ पर दादी माँ का वर्णन कर रहे हैं लेखक कि पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर, उनका जो दादी माँ का शरीर है, जो काया है, वह बहुत पतली दुबली है। और स्नेह सने यानी प्रेम पूर्वक जो शरीर है, जिस पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, उन्होंने किनारीहीन
सफ़ेद रंग की धोती पहनी है, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर। उनके जो सिर के बाल हैं वह सफ़ेद हैं। सद्य टपके हुए जल की शीतलता, उनके जो सिर के बाल हैं उनसे जो पानी टपक रहा है वह ताज़ा जल के बूंदों के रूप में है जो शीतलता प्रदान करते हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही उनकी दादी माँ आई और उन्होंने उसके लेखक के सिर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अपना जो आंचल है उसकी गांठ में वह कुछ ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु लेकर आई, अदृश्य शक्तिधारी, जिसको कि हम देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा जिसके अंदर कुछ न कुछ चमत्कार हो, जिसमें कोई शक्ति महसूस हो, कि चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उन्होंने कुछ तो लेखक के मुंह में डाली, कुछ लेखक के माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। लेखक के पास में उनकी दादी माँ आकर बैठ जाती। वह रात देखती न दिन उनके पास में ही बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी उन्हें हवा के लिए पंखा करती, कभी जलते हुए हाथ पैर, जो लेखक को ज्वर अधिक आता तो हाथ पैरों में ज़्यादा ज्वर की वजह से हाथ पैर जलने लगते, जिससे कि वह अपने कपड़े से उनको सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती, सर पर दालचीनी लगाती, लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती और 20 बार, कई बार उसको छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जब लेखक को वो संभालती तो पास में बैठकर हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में से छोका कि नहीं, ये प्रश्न अन्य लोगों से वो ये प्रश्न बार बार किया करती कि खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई। प्रश्न क्या करती, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, कोई आया और सीधा बाहर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर दिया करती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम। दादी माँ लेखक की तो दादी थी ही, पर गांव के अन्य लोगों के बीच में भी उनको लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि दादी माँ कई तरह की 50 किस्म की दवाइयों के नामों को याद करते हुए और उसका इलाज भी जानती थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम, वहाँ पर भी वह लोगों को सलाह दिया करती थी और उनकी मदद किया करती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। वह वहाँ पर भी पहुँचती, उन लोगों के हाथ छूती, माथा छूती और पेट को छूकर भी अनुमान लगाती। फिर भूत से लेकर मलेरिया तक, सरसाम यानी मृच्छा तक, निमोनिया तक का अनुमान वो पूरे विश्वास के साथ उनको कह सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। जब महामारी और विसूचिका एक हैजा, जो ये बीमारी हुई थी, जानलेवा बीमारी होती है, छूत की बीमारी जिसे कहा जाता है, के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार बनाती, गूगल और धूप भी किया करती। सफाई
कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। सफाई, दादी माँ को साफ सफाई बहुत पसंद थी। सफाई का काम अन्य कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती या मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह पागल जैसी हो जाती। वह उन चीज़ों में बहुत ध्यान रखा करती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। अब लेखक अपनी दादी को यहाँ पर याद करता है, उनकी कमी को महसूस करता है और कहता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी देकर चला जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी और साबू दे देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब स्थिति चेंज होती है। यहाँ पर जो दादी उनका ध्यान रखती थी उसकी जगह वहाँ पर अब बुखार आने पर नौकर उनको पानी दे जाता। मेष महाराज अपने मन से खाना खिचड़ी बनाकर दे जाता और डॉक्टर साहब उनकी नाड़ी को देखकर कुनैन मिक्सचर की शीशी देकर उनका इलाज किया करते, जिससे उनका बुखार डर के मारे, तीताई होती है तीखापन, उससे डर कर भाग जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। जो बुखार लेखक को दादी माँ के समय में बहुत अच्छा लगता था, जिस पर थोड़ा थोड़ा बुखार और सिर दर्द होने पर उनकी दादी उनको नींबू और साबू की खिचड़ी दिया करती थी, वही दिनों को लेखक यहाँ पर याद करता है। भैया बहनों, आज की इस कहानी को हम इतना ही समझते हैं। गद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। शुभ चिंतक, भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, अनुकूल न होने की स्थिति। शरद, वर्षा के बाद की ऋतु। सिवान, गांव की सीमावर्ती भूमि। अधगली, आदि गली हुई। खौलते, उबलते। जलाशय, तालाब। लाई, चावल की खिले। हुड़क, चाहत। सद्य, तुरंत या ताजा। सरसाम, मूर्छा। विषुचिका, हैजा या एक प्रकार की छूत की बीमारी। लवंग, लौंग। तीताई, तीखापन। इस प्रकार बहनों, इन कठिन शब्दों को आप अपने कक्षा कार्य की कॉपी में करेंगे। इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने दादी माँ कहानी के कुछ भाग को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम शेष भाग को समझेंगे।